नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। यहां उन्होंने सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनाने की बात कही और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने का प्रयास किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने इसके आगे क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। जो लोग 24 का चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे और संगठन को मजबूत किया जाए। 22 के चुनाव में हम लोगों ने 28 लोकसभा सीट जीती है, तो हमारा प्रदर्शन उससे अच्छा हो, इसके लिए हमने अपनी पार्टी के नेताओं को फैसला लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर के, कि इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। देखिए, कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साथ हैं, जयंत चौधरी जी साथ हैं, संजय चौहान जी साथ हैं, केशव देव मौर्य साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, अखिलेश जी साथ हैं। केशव देव मौर्य कहते हैं कि आप भरोसे लायक नहीं है। देखिए, केशव देव मौर्य जो आपने सवाल किया, एक दिन मैंने इसी सवाल पर उनको बुला लिया। एक साथी हमारे उनको ने कहा कि वो ऐसे बोलते हैं, हमने कहा रुको रुको मिलाते हैं भाई। मैंने फोन मिलाया, संजोग से वो आ भी गए, चाय और पिए। तो उन्हीं के सामने हमने पूछा कि अच्छा भैया, ये बयान काहे देते हो? तो कहें भैया, जब आपके खिलाफ बोलते हैं तब हमको टीविया में दिखाते हैं। नहीं, हम तो अखिलेश जी के आपके साथ हैं, खाली टीविया पर दिखा। और शाहजहांपुर में पुलिस की हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि 5 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफीम के साथ 3 लाख कैश और 9,600 नशे के कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। झारखंड से पंजाब जैसे कई राज्यों में इनकी सप्लाई हो रही थी और 5 सालों से अवैध संपत्ति की कमाई भी कुर्क की गई है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना तिलहर द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में सर्वेश नाम का व्यक्ति, जो इसके पहले भी एनडीपीएस के मुकदमे में जेल जा चुका है और इसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, उसी के प्रेमिसेस में इसके साथी आनंद गुप्ता उर्फ राम गुप्ता और आरिफ, ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से कुल 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त एक नई बात जो वहाँ मिली है, वो कुछ कैप्सूल्स मिले हैं जो ट्रेमेडोल है, जिसकी करीब 9600 कैप्सूल्स मिले हैं, जिनको ये मिलाते हैं अफीम में, ताकि उसकी जो सांद्रता है उसको बढ़ा दिया जाए। नशे अब मथुरा के बाल कल्याण को समर्पित सामाजिक संस्था आदर्श संस्कार शाला के सर्वोदय मॉडर्न पब्लिक स्कूल पर समाज के अंतिम जन परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित पूर्णकालिक निःशुल्क विद्यालय में आज झुग्गी और झोपड़ियों के बच्चों और आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को किताबें, कॉपी, रबड़ पेंसिल, ड्रेस, बुकलेट, टॉफी और कई अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इसने जो भी कार्य कर रही है, ये सच में बहुत ही अच्छा कार्य है और समाज को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य कर रही है, ये सच में बहुत सराहनीय है। मैं दीपक जी को थैंक यू कहूँगा कि मुझे इसमें जोड़ा इन्होंने, और आज सुबह इनका फोन आया मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो मुझे अच्छा भी लगा कि ऐसा कार्य है जिसमें आप निम्न वर्ग के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि उसमें किसी को भी कहीं से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसने जो भी कार्य कर रही है। और रायबरेली में बिजली संकट के बीच उच्चहार थर्मल पावर केंद्र भी दगा दे गया है। यहां पर 2 इकाइयों ने काम करना बंद कर दिया और पहले 210 मेगावाट की एक इकाई रूटीन मेंटेनेंस के लिए बंद की गई थी। अब बाद में सबसे बड़ी 500 मेगावाट की इकाई में लीकेज के चलते आज बंद कर दिया गया है। हालांकि एनटीपीसी की पीआरओ कोमल शर्मा का कहना है कि ये एक मामूली समस्या है और इस पर काम चल रहा है। हालांकि आज रविवार को ही इसके शुरू हो जाने की उम्मीद जताई गई।
और खबर महाराजगंज से है, जहां पर नौतनवा के 2 सिपाही उस समय चर्चा में बने हुए हैं जब नेपाल सरकार ने 3 महीने के लिए तकरीबन 300 सामानों की आयात बंद कर दी। इसमें कपड़े भी शामिल हैं और इसी के मद्देनजर कपड़े की तस्करी बढ़ गई। तो वहीं ये दोनों ही सिपाही पूरी तत्परता से तस्करों पर नकेल लगाने के लिए डटे पड़े हैं। हम लोग अपने बीट क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी एक मोबाइल द्वारा सूचना दिया गया कि पहाड़ी टोला के रास्ते नेपाल कुछ पिकअप से कपड़ा ले जाया जा रहा है। उस सूचना पर विश्वास से हम लोग गैस गोदाम के पीछे डंडा पुल के पास हम लोग खड़े हो गए। वहीं तब तक कुछ देर बाद पिकअप आए, तो फिर चालक से पूछताछ किया गया तो उसमें कपड़ा और कुछ जूता बनाने का सामान मिला। कहाँ लेके जा रहे थे ये लोग पहाड़ी टोला के रास्ते नेपाल लेके जा रहे थे। कितने का माल होगा? लगभग 12 लाख का बताया जा रहा है। और बांदा से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीते 3 तारीख को अपने ही घर से अचानक गायब हुए 10 वर्षीय मासूम बच्चे का शव कस्बे के ही खेत में बने गड्ढे से तैरता हुआ बरामद हुआ है। इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा संबंधित थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल शुरू की गई है। के हैं हम शंका किसको बता दें, उनकी विवाद मान लो बिसंडा वालों से हुआ है, कुछ वातावरण हुई है, तो ये तो मुख्य आदमी बता सकता है। पुलिस को सूचना दे दी गई? पुलिस को सूचना मैंने खुद दिया है। अच्छा, आज किसने सूचना दिया? आज यहाँ पर क्या हुआ? आज यहाँ सूचना हमें जो है कोई बताया है कि बदबू आया है यहाँ। तो कोई बताया है कि कोई लिहाज पड़ी है। तो यहाँ से जो है वहाँ हमारे तरफ पहुँची, कोई लड़का मारा पड़ा है मरका रोड से। अच्छा। तो हम लोग वहीं से यहाँ देखने आए, लड़का वहीं। ये घटना हुई है, ये 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख को हमारी बहन की बारात थी। शाम को लड़का किडनैप किया गया है। हम लोग शाम को आए, शाम को तहरीर पुलिस को दिया। दो पुलिस वाले साथ में गए भी, वो भी ढूंढवाए घंटे भर। इसके बाद वो चले आए, हम रात भर ढूंढते रहे। सवेरे हमने कंप्लेन किया, इन्होंने FIR भी किया, लेकिन उस दिन से हमें कोई सुनाई नहीं उस तरह की दिख रही, ना कोई जांच हो रही उस तरह की। आज कोई गरीब हम कोई क्राइम की दुनिया की बात से थोड़ी ना, तो हम जानते हैं कि ये हमारा लड़का ले गया, वो हमारा लड़का ले गया। ये तो कानून का काम है पता करना, कहाँ से कहाँ लड़का ले गया, कौन ले गया, ये तो तुम्हें पता करना चाहिए। कानून के तो तुम हो रखवाले। एक उम्र लगभग 10-12 साल के बच्चे की डेड बॉडी पानी में औंधे मुँह पड़ी हुई मिली है। थाना बबेरू में 4 तारीख को एक 363 का अभियोग भी पंजीकृत था। तो इसकी जो पहचान की है इसके पिता ने, तो विनोद कुमार इस बच्चे का नाम है और इसके पिता का नाम चुन्नू है, जाति है बर्मा। ये बबेरू के ही रहने वाले थे। इसके घर परिवार में शादी थी, रात्रि में ये बच्चा गायब हो गया था। आज इसकी डेड बॉडी मिली है। हम लोग मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला रहे हैं, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है। सारी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। इसको पंचायतनामा भरवाकर PM को भेजा जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आए। और बरेली में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने थाना कैंट के मोहनपुर में गौकशी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद राजेंद्र कन्नौजिया ने कैंट पुलिस को सूचना देकर मौके पर पकड़वाया है। यहां पर पुलिस ने मौके से एक गौवंश का मांस भी बरामद किया गया, साथ ही में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरा में पहली बार स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 70 से अधिक वेटनरी डॉक्टर्स ने शिरकत की। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में एक्सोटिक एनिमल जैसे तोते, खरगोश, कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में देश के तमाम बड़े शहरों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर और झांसी के डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारी इस संस्था का उद्देश्य है कि सारे वेटरी डॉक्टर्स के जो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे दिल्ली, NCR, नोएडा से सारे जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर जो होते हैं पेट पेरेंट्स के अंदर जानकारी देना, कि जिससे जो उनके पेट्स हैं, एक्सोटिक एनिमल्स हैं, जो सारे लोग चिड़िया पालते हैं, तोते पालते हैं, रैबिट्स पालते हैं, टर्टल्स पालते हैं, इसके साथ साथ जो डॉग्स एंड कैट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है और उनको अपग्रेड करा जा रहा है कि जो लेटेस्ट
हम आज जो चर्चा करेंगे पक्षियों और खरगोश के बारे में। इनकी लगभग लगभग जितनी बीमारियां हैं, चाहे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी होती है, लेकिन इनकी ज्यादातर बीमारियां जो हैं खान पीन और रहन सहन की वजह से होती है। तो इसीलिए किसको कैसे पिंजरे में रखना है, किसको कैसा खाना, जैसे खरगोश है उसको 80% तक हमको हरा घास खिलाना होता है, हे खिलानी होती है, जबकि कंसंट्रेट फीड उनको बहुत कम खिलानी होती है। जबकि पक्षियों में उल्टा है, आपको 80% तक कंसंट्रेट या दाना खिलाना होता है, बाकी 20% जो आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो सब खिला सकते हैं। तो वो सब को मैनेज करेंगे अगर आप, तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और अब मामला फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के निर्मल श्याम ब्रिक्स फील्ड का है। यहाँ पर ईंट पत्थर मजदूर पति पत्नी की मौत हो गई है। पति पत्नी एक भट्टा में ईंट बनाने का काम करते थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जब अन्य मजदूरों ने देखा तो भट्टे मालिक और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की जांच भी अब की जा रही है। कानपुर के नौबस्ता में ब्लॉक स्थित बालाजी पार्क में शनिवार को क्रिकेट खेल रहे छात्रों की बॉल आरएसएस वालों के ग्रुप में चली गई। इससे नाराज होकर आरएसएस के लोगों ने छात्रों के पूरे मैदान में दौड़ा दौड़ा कर उन्हें लाठी डंडों से पीट डाला है। कुछ ही देर बाद दूसरे पक्ष से भी कई लोग सामने आए और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद में 3 लोग घायल हो चुके हैं और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर तहरीर दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान जूही बरादेवी निवासी अनुराग पाल इंटरमीडिएट के छात्र बताए जा रहे हैं। अनुराग ने बताया है कि किदवई नगर के ब्लॉक में कोचिंग पढ़ने जाते थे। एक कोचिंग पढ़ने के बाद दूसरी कोचिंग के बीच आधे घंटे का समय होता है। इसी दौरान वो अपने दोस्तों के साथ कोचिंग के पास ही स्थित एक बालाजी पार्क में क्रिकेट खेलने लगे। इस दौरान पार्क में आरएसएस की शाखा भी चल रही थी और तभी मैच के दौरान गेंद आरएसएस की शाखा की तरफ चली गई। इससे नाराज होकर लोगों ने गाली गलौज शुरू की और विरोध करने पर वहां मौजूद 20 से 25 लोगों ने लाठी डंडों से उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर दिया। इस हमले में अनुराग पाल, बरा निवासी आर्यन रजावत और नौबस्ता निवासी आर्यन गुप्ता के सर में चोट आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि सीतापुर से सामने आई है। सीतापुर की जेल में बंद सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 26 महीने से जेल में बंद आजम खान के खिलाफ सीतापुर जेल पहुंचा एक और वारंट, जहां उनकी परेशानियां इस वारंट ने बढ़ा दी हैं। दरअसल 19 मई को इस मामले में उनकी पेशी होनी है। सपा नेता आजम खान 27 फरवरी 2020 से ही सीतापुर के जेल में बंद है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला भी जेल में बंद थे, लेकिन उन दोनों को ही जमानत दे दी गई है, जिससे वो रिहा हो चुके हैं। आजम खान अभी भी जेल में बंद है और उन पर कुल 87 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हालांकि एक मामला ऐसा भी था जिसमें उनको जमानत न मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो सकी। लेकिन अभी हाल ही में सपा के नेतृत्व में उनकी तल्खी के बीच सीतापुर की जेल में उनसे मिलने के लिए शिवपाल यादव और कांग्रेस के नेता सामने आए थे, जबकि सपा की ओर से विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने जेल गए थे। लेकिन आजम खान ने मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था। 3-4 दिन तक चली इस मुलाकातों के दौर के बीच सियासी गलियारों में भी काफी चर्चा बनी रही। हालांकि अभी मामला शांत चल रहा है, लेकिन इसी बीच शनिवार को ही रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचे एक वारंट ने यहां बंद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने रविवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। देशद्रोह के मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई और आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर उठे विवाद के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत के युग को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 1990 के दशक में किया था। इस मुद्दे पर एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सांसद यादव ने कहा है कि किसी को भी ओवैसी की मंशा को समझाने की आवश्यकता नहीं। वो देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। इसी प्रकार वो जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं। इसीलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।
और सीएम योगी के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और यूपी में निवेश के रास्ते खोलने के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। यूपी में दूसरे कार्यकाल के दौरान 1 महीना पूरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से चंद हफ्तों में काम किया है, उससे विरोधियों के मुंह पर भी ताले चढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही शतक लगाने के इरादे से सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ मैदान में उतर गए हैं। लगातार दौरे और निरीक्षण किए जाने से अपराधियों और अवैध कारोबारियों के पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और यूपी में निवेश के रास्ते खोलने के प्रयास भी रंग लाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में इन दिनों ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस दौरान हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या का दौरा करने पहुंचे और मलिन बस्ती के घर में एक परिवार के साथ भोजन करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी औचक निरीक्षण पर पहुंचे और साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। मंत्री सुरेश खन्ना के साथ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी और महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रही। मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सत्यलोक कॉलोनी, आशियाना के लोक बंधु और फूल वाली मंडी समेत बिजली वाली सड़क का निरीक्षण कर शहर में कई शौचालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया है। इस कड़ी में यूपी सरकार के अगले धुरंधर हैं यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जिन्होंने अपने गृह जनपद बरेली पहुंचकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ विकास भवन में एक समीक्षा बैठक की और सरकार की योजनाओं को सख्ती से जाना और जनता को लाभ मिल सके, इसके लिए बेहतर प्रबंध करने को कहा। इस मौके पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि सरकार गाय को स्वास्थ्य के लिए बेहद सजग है। इसके मद्देनजर सरकार वेटनरी मोबाइल यूनिट को तैयार करने की योजना बना रही है। ये यूनिट हर जिले में तैनात रहेगी। गाय के स्वास्थ्य की चिंता बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम वेटरनिटी मोबाइल उत्तर प्रदेश में हर जिले को दे रहे हैं। 1862 नंबर किसान कॉल करेगा तो जैसे 112 नंबर कॉल करने पर पुलिस वहां पहुंच जाती है, ऐसी 1862 नंबर कॉल करने पर किसान के दरवाजे पर वो मोबाइल 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। उसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और एक ड्राइवर होगा। वहां तत्काल उपचार करेंगे और यदि वहाँ अस्पताल में भेजने की बात हो तो व्हीकल से अस्पताल भी भिजवाने का काम करेंगे। तो वहीं बहराइच में भी कुछ ऐसी ही खलबली देखी गई, जहां महाराजा सुहेलदेव निर्माणाधीन स्मारक का स्थल का निरीक्षण किया गया। यहां कैबिनेट मंत्री ने ये निरीक्षण किया। दरअसल बहराइच के चित्तौरा में 36 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने औचक निरीक्षण किया है और कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रगति भी ठीक है। हमारा जिला प्रशासन, बीएम साहब भी देखिए उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर, और मैं समझता हूं कि चुनाव के भी समय काम कहीं से बाधित नहीं हुआ है, निरंतर चलता रहा है। उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। अच्छी प्रगति है और समय अवधि के अंदर ही हम लोग इसको पूरा करेंगे। एक बार फिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जैसा वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो खुद मौके पर आएंगे। उस समय तो जब शिलान्यास का अवसर था तो कोविड था, थोड़ी परेशानी थी, वर्चुअल उन्होंने शिलान्यास किया था। तो वहीं इस बीच आगरा के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेट्रो रेल परियोजना का हाल जानने पहुंचे। साथ ही कोरोना काल के कारण आगरा के रुके हुए विकास कार्यों में प्रगति को लेकर भी अहम बैठक की गई। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी जरूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो, और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.0 सरकार में सभी मंत्रियों को 100 दिन का कार्य की योजना बनाने के निर्देश दिए। एक जिले की कमान उन्हें सौंपी गई और इसी दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा का प्रभार मिला है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद संभालने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरसी में छापामार कार्रवाई की।
यहाँ पर डिप्टी सीएम के अचानक पहुंचते ही हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान उन्हें एक डॉक्टर समेत 3 कर्मचारी गायब मिले। डिप्टी सीएम ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया तो उन्हें यहाँ पर गंदगी, फटी चादरें और पानी की बदहाल व्यवस्था मिली। उन्होंने अपर निदेशक से पूरी रिपोर्ट भी तलब की और 5 दिन के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 बार जिले की स्वास्थ्य सेवाएं परखी। दोनों ही बार बिना बताए अस्पताल वो पहुंच गए। इससे स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो देखकर ये लापरवाहियां दंग रह गए। सीएमओ डॉक्टर रामजी वर्मा ने भी सभी सीएचसी और पीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर गैर हाजिर रहे तो वेतन काटा जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। सभी मरीजों से मैं मिला हूं। हमने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया है, सभी चिकित्सकों से मैंने भेंट की है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और हमने ये कहा है कि सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे, कि मरीज को भगवान माने। सामान्य परिस्थितियों में इलाज यहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसे व्यवस्था हमें देनी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर श्रम और सेवा योजना राज्य मंत्री ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और योजना विभाग की सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करने के भी आदेश शामिल हैं। इसमें गरीबों को और उनके बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। में अटल आवासीय विद्यालय, हम मजदूरों के लिए 18 विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं 18 मंडल में, जैसे अलीगढ़ में, सहारनपुर में, गोरखपुर में, कानपुर में, मेरठ में, ऐसे ही लखनऊ में। तो हर जगह हम लोग 18 आवासीय 18,000 हमारे जो बीओसी के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। वहाँ से उनको हम टेक्निकल शिक्षा देके उनको बाहर निकालेंगे, जिससे उनको स्वरोजगार की व्यवस्था हो जाए। गौरतलब है कि योगी सरकार का मास्टर प्लान काम कर रहा है और सूबे के सिपह सलार जनता के बीच जाकर हर कमी को दूर करने के लिए एक्शन मोड में है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।